आइंस्टीन के रिलेटिविटी प्रिंसिपल को समझने के लिए कुछ बातों को समझना बहुत ज़रूरी है और इन्हीं में से हमारा फर्स्ट पॉइंट है वर्ड रिलेटिव, सापेक्ष। इस शब्द का मतलब क्या है? मैंने आपको इसमें एग्जाम्पल दिया था कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या फिर रुका हुआ है, इन द पोजीशन ऑफ रेस्ट है। ये डिपेंड करता है कि हम उसे कहाँ से ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। इसलिए मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर आप किसी ट्रेन के अंदर बैठे हो और ट्रेन किसी स्पीड से किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही हो, जहाँ प्लेटफॉर्म पे आपका कोई दोस्त खड़ा हुआ है, आपके लिए वेट कर रहा है, तो आप क्या ऑब्ज़र्व करोगे कि आपका दोस्त ठीक ट्रेन की ही वेलोसिटी से ट्रेन की अपोजिट डायरेक्शन में पीछे की ओर भाग रहा है। और आपका दोस्त क्या ऑब्ज़र्व करेगा कि आप ट्रेन के साथ, ट्रेन की वेलोसिटी के साथ आगे की ओर जा रहे हैं। तो हमने यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज किया। पहला फ्रेम ऑफ रेफरेंस था ट्रेन के अंदर से हमने प्लेटफॉर्म को देखा और दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस था प्लेटफॉर्म से हमने ट्रेन को ऑब्ज़र्व किया। और दोनों ही कंडीशन में पूरी की पूरी थ्योरी चेंज हो गई, डेफिनेशन चेंज हो गया। कौन मूव कर रहा है, कौन नहीं मूव कर रहा है, ये टोटली चेंज हो गया। इसको थोड़ा और समझते हैं। अगर हम अर्थ से ऊपर स्पेस में जाएं तो हम ऑब्ज़र्व करेंगे कि अर्थ पे जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, रेड फोर्ट, ताजमहल, जितने भी लोग हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो अर्थ के साथ साथ अर्थ के एक्सिस के अराउंड मूव कर रहे हैं। और अगर हम स्पेस में जाने के बाद बाकी सारे प्लैनेट्स को देखें, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एट्सेट्रा, इन सारे प्लैनेट्स को देखें, अपने सोलर सिस्टम को देखें, तो यहाँ पे हमें दिखाई देगा कि हर एक प्लैनेट सन के अराउंड मूव कर रहा है। और अगर हम थोड़ा अपने व्यू को और बढ़ाएं और सन की ही तरह जितने और स्टार्स हैं उनसे कंबाइन होके जो हमारी गैलेक्सी बनी है उसको ऑब्ज़र्व करें हम, तो हमें दिखाई देगा कि हमारा सन हमारी गैलेक्सी के सेंटर के अराउंड मूव कर रहा है। गैलेक्सी के सेंटर में एक ब्लैक होल है, उसके अराउंड हमारा सन मूव कर रहा है, हमारा पूरा का पूरा सोलर सिस्टम उसके अराउंड मूव कर रहा है। तो मोशन डिपेंड करता है कि किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, कहाँ से हम उसे ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। तो आई होप कि रिलेटिव वर्ड, सापेक्ष शब्द का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा पॉइंट हम एनकाउंटर करेंगे, टाइम एंड स्पेस आर रिलेटेड टू ईच अदर। टाइम इज़ द फोर्थ डायमेंशन। अभी तक हमको 3 डायमेंशन के बारे में ही मालूम था, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। लेकिन अब यहाँ पे हम इवेंट की बात कर रहे हैं, रिलेटिविटी की बात कर रहे हैं, किसी इवेंट के होने को कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम टाइम को भी एनकाउंटर करेंगे। किसी इवेंट को एनकाउंटर करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, डिपिक्ट करने के लिए हमें टाइम की भी नीड होती है। टाइम इज़ द फोर्थ डायमेंशन। कैसे? एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपके किसी फ्रेंड का बर्थडे है और उसने केवल आपको स्पेस के बारे में बताया है कि कहाँ पहुँचना है। उसने आपको बता दिया ताजमहल होटल, मुंबई, और टाइम के बारे में उसने आपको कुछ नहीं बताया, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। आप कैसे पहुँचेंगे? एग्जैक्ट इवेंट को एनकाउंटर आप नहीं कर पाएंगे, बर्थडे पे पहुँचना मुश्किल हो जाएगा। सेकंड सिचुएशन देखो, आपके फ्रेंड ने
टाइम के बारे में आपको बता दिया, संडे को शाम को 4 बजे, 24 ऑफ अप्रैल संडे को शाम 4 बजे। और स्पेस के बारे में, प्लेस के बारे में आपको कुछ नहीं बताया तो भी आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको केवल टाइम की जानकारी है, कहाँ पहुँचना है इसके बारे में आपको मालूम नहीं है। उस केस में भी आप इवेंट को इनकाउंटर नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से हमने देखा टाइम और स्पेस एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। जब भी हम किसी इवेंट को बात करेंगे तब हमें टाइम और स्पेस दोनों को मेंशन करना होगा। थर्ड पॉइंट है हमारा मैक्सिमम और हाईएस्ट वेलोसिटी दैट एनी ऑब्जेक्ट कैन हैव इज c इक्वल्स 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। या फिर कह सकते हैं कोई ऑब्जेक्ट मैक्सिमम वेलोसिटी जो गेन कर सकती है वो लाइट की वेलोसिटी के बराबर होती है। और लाइट की वेलोसिटी कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या फिर 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अब इसको समझने के लिए हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल को लेंगे। मान लीजिए एक फ्रॉग है, मेंढक है, और एक इंसेक्ट है, फ्लाई, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 1 मीटर है। अब फ्रॉग के लिए ये कंडीशन रखी गई है कि अगर इंसेक्ट के पास तक पहुंचना है, अगर इंसेक्ट को खाना है, अगर फ्लाई को खाना है, तो उसे हमेशा रिमेनिंग डिस्टेंस के हाफ के बराबर जंप करना है। यानी अगर मेंढक और इंसेक्ट के बीच का डिस्टेंस 16 मीटर हो, 16 मीटर हो, तो पहले जंप में 16 का आधा यानी 8 मीटर ही कवर करेगा मेंढक। फिर अब बचा हुआ 8 मीटर दूसरी छलांग में वो केवल 4 मीटर ही कवर करेगा। अब कितना डिस्टेंस बचा? 4 मीटर बचा। अब 4 मीटर का आधा कितना होगा? 2 मीटर। फिर 2 मीटर का आधा कितना होगा? 1 मीटर। और ऐसे 1 मीटर का आधा कितना होगा? हाफ ऑफ ए मीटर एंड सो ऑन। यानी हमेशा उसको इंसेक्ट और उसके बीच की दूरी का आधे के बराबर ही जंप लगाना है। तो ज़रा मुझे सोच के बताओ, क्या मेंढक कभी इंसेक्ट के पास पहुंच पाएगा? चलिए मान लेते हैं कि मेंढक इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स तक, अनंत काल तक जंप लगाता रहता है और उसने टोटल डिस्टेंस जो कवर की है वो कैपिटल डी है, वो कैपिटल डी है। तो फर्स्ट जंप में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? हाफ ऑफ ए मीटर। अगर मेंढक और इंसेक्ट के बीच की टोटल डिस्टेंस 1 मीटर थी तो पहले जंप में 1 मीटर का आधा वो कवर करेगा। अब डिस्टेंस कितनी बची मेंढक और इंसेक्ट के बीच में? ए से वाई तक उसको जाना है और आधा मीटर उसने कवर किया है और ए और वाई के बीच का डिस्टेंस अब कितना बचा? हाफ। अब ए से बी पर वो जंप करेगा यानी ए वाई का हाफ। तो 1/2 का हाफ करोगे तो डिस्टेंस कितना आएगा? 1/4 मीटर। फिर उसके बाद बी और वाई के बीच का डिस्टेंस है 1/4। अब 1/4 का हाफ कितना होगा? 1/8। यानी जो सीक्वेंस हमें मिलेगी वो मिलेगी 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। तो ये टोटल डिस्टेंस मेंढक कवर करेगा। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, दोनों साइड में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 2d इक्वल्स 2 × इन ब्रैकेट हाफ 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 एंड सो ऑन। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई हाफ से होगा
हमें 1 मिलेगा, 2 का मल्टीप्लाई 1/4 से होगा, 1/2 मिलेगा एंड सो ऑन। अब जरा ऑब्जर्व करो इसे, ये जो लिखा हुआ है 1 के बाद का जो टर्म है, 1 के बाद का जो टर्म है 1/2, 1/4, 1/8, ये हमें कुछ याद दिलाता है क्या? जरा डी को ऑब्जर्व करो, d इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 एंड सो ऑन। ये जो वैल्यू है ये d के इक्वल है, तो इन शॉर्ट वी कैन राइट इट 1 प्लस d। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या था 2d, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ओवरऑल हमें d की वैल्यू 1 मिल जाएगी। यानी मेंढक ने जो डिस्टेंस कवर की वो एग्जैक्टली 1 मीटर के इक्वल थी, लेकिन मैथमेटिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि हमेशा वो हाफ ऑफ द डिस्टेंस कवर करने के लिए ही बाउंडेड था। यानी उसने कोई चीटिंग की, उसने कोई चीटिंग नहीं की। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल क्या है, मान लीजिए आपके दोस्त की शादी है और आपके शहर में एक नया शॉपिंग मॉल खुला हुआ है। आप उस शॉपिंग मॉल में गए और आपने खूब ढेर सारी मार्केटिंग की। अब शॉपिंग मॉल ने एक कंडीशन रख रखी है, क्योंकि उसका शॉपिंग मॉल नया है तो उसने ये डिसाइड किया है उसके जितने भी कस्टमर होंगे उसको वो बैग जिस पे उस शॉपिंग मॉल का नाम लिखा हुआ है वो सबको फ्री में देगा। तो आपने ढेर सारी शॉपिंग की, 4-5 घंटे पूरे शॉपिंग मॉल में आप घूमे और आपने इतनी शॉपिंग की कि जो आपका टोटल अमाउंट था, जो आपके टोटल ऑब्जेक्ट थे, जो भी आपने कुर्ता पैजामा जो कुछ भी ख़रीदा, वो 8 बैग में पूरी तरीके से आ जा रहे थे। तो आपने देखा कि इसमें मार्केटिंग आपने ज़्यादा कर ली है, तो आपने सोचा कि कुछ ऑब्जेक्ट को हटा देते हैं और फिर उसके बाद चलते हैं घर। तो आपने 8 के बजाय अब आपने इतना ऑब्जेक्ट कर दिया कि अब वो 4 बैग में आपका ऑब्जेक्ट आ सकता है। फिर आपने देखा कि ये भी ज़्यादा है, फिर आपने उसको घटाया। अब 4 का हाफ कितना होगा, 2 बैग। अब सारे ऑब्जेक्ट 2 बैग में आ सकते हैं। आपने फिर सोचा और कुछ कम करें, फिर 2 का आधा कितना होगा, 1 बैग। अब जो आपका ऑब्जेक्ट है वो 1 बैग में पूरी तरीके से आ जा रहा है। फिर आपने सोचा कि चलो दूसरे शॉपिंग मॉल में ऑब्जर्व कर लें, वहाँ पे देख लें क्या क्या है, फिर उसके बाद यहाँ पे आके फाइनली ख़रीदेंगे। और फिर आपने ऑब्जेक्ट को कम किया। आपने सोचा कि अब यहाँ पर आए हैं तो कुछ लेकर ही चलते हैं, तो फिर आपने ऑब्जेक्ट को कुछ कम किया। अब आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि जो अमाउंट था, मान लीजिए बैग की कैपेसिटी 1 kg है और आपने अमाउंट घटा के हाफ ऑफ kg कर दिया, लेकिन शॉपिंग मॉल बैग को आधा नहीं कर सकता है, वो आपको एक ही बैग देगा। भले ही आप बैग की कैपेसिटी से आधा ऑब्जेक्ट लें या फिर उससे भी आधा ऑब्जेक्ट लें या फिर उसका भी आधा ऑब्जेक्ट लें, हर बार आपको एक ही बैग मिलेगा। यानी एक बैग से मिनिमम आपको नहीं मिल सकता है। ठीक वैसे ही जब फ्रॉग जंप करना शुरू करता है, हाफ रिमेनिंग डिस्टेंस का हाफ, तो एक ऐसी सिचुएशन आती है जब वो और ज़्यादा हाफ नहीं कर सकता है। मान लीजिए वो डिस्टेंस, वो एलिमेंट्री डिस्टेंस d है, स्मॉल d है। यानी जब भी आप d का हाफ करेंगे हमेशा आपको d ही मिलेगा। जब भी आप d का 4 टाइम्स लेंगे तब भी आपको d ही मिलेगा।
यानी इससे ज़्यादा छोटा नहीं हो सकता है। और इस तरीके से मेंढक अब डी की डिस्टेंस कवर करना शुरू करता है और फाइनली वो 1 मीटर को कवर कर लेता है। ये थ्योरेटिकल अप्रोच था जिससे कि हम समझ सकें कि एक एलिमेंट्री लेंथ होती है। ठीक वैसे ही अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को बढ़ाते जाएं तो एक लिमिट आएगी और उस लिमिट का क्या नाम है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इससे ज़्यादा हम किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को नहीं बढ़ा सकते हैं। केमिस्ट्री का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। पहले ये बोला जा रहा था कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एलिमेंट्री पार्टिकल, उसको और ज़्यादा पार्ट में ब्रेक नहीं कर सकते हैं। फिर और कुछ रिसर्च हुए, फिर ये पता चला कि एटम भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। फिर और कुछ एक्सपेरिमेंट हुए, फिर ये पता चला पॉजिट्रॉन नाम का भी एक पार्टिकल है। यानी रिसर्च होते जा रहे हैं, लेकिन अभी तक ये नहीं पता कि सबसे छोटा पार्टिकल कौन सा है, लेकिन एग्जिस्ट तो करता है, एग्जिस्टेंस में तो वो है। ठीक वैसे ही अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को बढ़ाते जाएं तो जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी वो इतनी होगी, लाइट की वेलोसिटी के बराबर 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। यानी आप 2c भी करोगे, 4c भी करोगे, तब भी वो हमेशा c के इक्वल ही आएगा। तो लास्ट पॉइंट है हमारा ट्विन पैराडॉक्स। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कैप्चर करेंगे। थैंक यू।